तो ट्रांसफार्मर की इस दुनिया में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे अभी आइडियल एंड नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अभी आप देखिए, यदि हम सबसे पहले फोकस करें यदि आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले देखिए आप, हाई परमेबिलिटी। इसका मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हाई परमेबिलिटी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इट हैज़ टू बी ए इनफाइनाइट परमेबिलिटी ना, इट हैज़ टू बी ए इनफाइनाइट परमेबिलिटी। तो the transformer which provides the infinite permeability, it's called the ideal transformer. आइडियल ट्रांसफार्मर में जो परमेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये है कि जो उसका एक्साइटिंग करंट होगा या जो उसका मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, that has to be zero, that has to be zero। क्लियर है, ध्यान रहेगा। आइडियल ट्रांसफार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, परमेबिलिटी हैज टू बी इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट द एक्साइटिंग करंट हैज टू बी व्हाट, जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द वाइंडिंग has to be zero resistive, मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसका जो एक नेचर होना चाहिए, दैट हैज टू बी ए जीरो रेजिस्टिव, मीन इट प्रोवाइड्स द लार्जर अमाउंट ऑफ द करंट टू फ्लो। क्लियर। आगे देखेंगे, लीकेज फ्लक्स शुड बी जीरो, तो जो लीकेज फ्लक्स है ट्रांसफार्मर कोर में, वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स यदि जीरो है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1। क्लियर है। आगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इसका कर्व होगा, द कर्व इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन कर्व। द मैग्नेटाइजेशन कर्व हैज टू बी लीनियर। तो यदि आप यहां पर ग्राफ देखेंगे, इफ यू सी द ग्राफ बिटवीन द फ्लक्स एंड द एक्साइटिंग करंट, दैट हैज टू बी लीनियर। ठीक है, और वी कैन से B and H। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर विल बी लीनियर। ठीक है, एंड और क्या बोल सकते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो लॉस होगा, आयरन लॉस बेसिकली जो होगा, हैज टू बी जीरो। आयरन लॉस विल बी जीरो। ओके, सो दिस आर दी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द आइडियल ट्रांसफार्मर। द इनफाइनाइट permeability has to be infinite, means the exciting current will be zero. Nature of winding has to be zero resistive. Leakage flux should be zero. Magnetization curve has to be linear, and the iron loss will be zero. Clear? So these features belongs to the ideal transformer. Now talking about the non-ideal transformer. तो यदि नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिएगा, नाउ आई विल डिजाइन ए ट्रांसफार्मर हियर।
This is its core. Now I'll connect the winding. This is the winding. Clear है? ठीक है. So as I told you, the side where we give a supply, this is called the primary side. So we'll consider this is the primary side where we are giving supply. This is, we can say V1. Okay, this is the V1. So due to this, the current I1 will flow, and we'll consider this is the number of turns N1 for the primary side, number of turns N2 for the secondary side. Clear? And here we have a load. Load will be resistive, inductive or capacitive in nature. So voltage across this load will be given as V2. The current I2 will be drawn to the load. Clear? And because this I1 flows through this number of turns, clear, and I2 is flowing to this N2 turns, then the MMF will produce. So this MMF will give a flux, will set up in this transformer core in this fashion. Clear? ठीक है, क्लियर. तो अभी आप देखिए, दिस ट्रांसफार्मर बेसिकली ये कॉल फाइनाइट परमेबिलिटी. Finite permeability core. So a transformer core which have a finite permeability, it's called the non-ideal transformer, because for the ideal transformer the permeability has to be infinite. Okay, so the transformer which have a finite permeability is called the non-ideal transformer. So we can say this is the non-ideal transformer. This is the non-ideal transformer. This is the non-ideal transformer. क्लियर है? ठीक है. अब देखिए, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज V1 देंगे तो सप्लाई वोल्टेज V1 में करंट जाएगा I1. ठीक है. अभी जो करंट I1 जाएगा, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट निकल के आएंगे. यदि इस करंट I1 के बारे में हम लोग बात करें तो I1 में दो पार्ट निकल के आएगा. एक रहेगा आपका नो लोड करंट और एक होगा आपका लोड करंट. अब जो नो लोड करंट होंगे उसके दो पार्ट निकल के आएंगे. एक होगा IMU और एक होगा IC. ठीक है. तो जो IMU होगा that will say this is the magnetizing component of current, और जो IC होगा उसको हम बोलेंगे कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट. ठीक है. I naught dash is called the load component of primary current. This is called the load component of primary current. ठीक है. We'll see in detail these currents later. अब देखिए, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज V1 दिया तो सप्लाई वोल्टेज V1 की वजह से करंट I1 जाएगा, और I1 में नो लोड करंट ऐसा कंपोनेंट क्या निकल के आ रहा है, हमारा कंपोनेंट हमारा निकल के आ रहा है IMU. दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट. दिस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लक्स. ध्यान रखिए, दिस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लक्स. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट. क्लियर है? यही वो करंट है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में
जो फ्लक्स है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सो हियर वी कैन से दिस मैग्नेटाइजिंग करंट because this supply voltage is what? Sinusoidal. Clear? So this current has to be a sinusoidal. So this expression of I mu, which is a sinusoidal, I can write this is given as the Im sine of omega t. I can write this is given as the I mu equal to Im sine of omega t. Now see, so I can write the primary MMF. क्या बनेगा देखिए, तो I1 का ही एक पार्ट हमारा क्या है, I mu। तो I mu क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स N1 से जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी MMF विल बी गिवन एज द I mu इंटू N1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर? Further we can write this is given as the N1 into Im sine of omega t, and we knows flux equal to MMF by reluctance। सो MMF, ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्राइमरी MMF के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम जो भी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे वी आर फाइंडिंग फॉर द प्राइमरी साइड। ठीक है? सो प्राइमरी MMF विल बी गिवन एज N1 Im साइन ऑफ ओमेगा टी, रिलक्टेंस वी कैन राइट एज REL। क्लियर? तो आप देखिए, तो आप मुझे बताइए कि we can get the maximum value of the flux. So this will become the maximum value of the flux. So I can write the phi will be equal to phi m sine of omega t, right? So here I can say this phi m will be equal to N1 Im by रिलक्टेंस। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज से सप्लाई करंट I1 आया, I1 का एक पार्ट IMU होगा। ये कितना इसका पार्ट है यह बताऊंगा मैं लेटर। IMU जो होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल करंट फॉर फ्लक्स इन द कोर। क्लियर? एंड दिस फ्लक्स सेटअप इन द कोर, ये हमने लिखा IMU because this is sinusoidal voltage, so give sinusoidal current, so written the expression IMU equal to Im sin omega t, then we have found primary MMF, then we have found the flux। अब आगे हमको मालूम है, जैसे ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स आ गया, now this transformer flux will links with the primary as well secondary windings, so we'll get the primary induced EMF which is E1 and we'll get the secondary induced EMF which is the E2। ओके? क्लियर? वन मोर थिंग, अब आप मुझे बताइए ये जो EMF यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये कौन सा EMF है? मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में कि EMF वी कैन प्रोड्यूस इन टू वेज, डायनेमिकली एंड द स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF है कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, ये हमको बताना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी मूवमेंट वाला पार्ट हो रहा है क्या? कोई वाइंडिंग यहाँ पर घूम रहा है क्या? वो तो नहीं घूम रहा है, इसका मतलब डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। ये कौन से इंड्यूस्ड EMF होगा? E1 E2। ये जो E1 E2 प्रोड्यूस हुआ है ये इसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन जहां तक सवाल है, तो इंड्यूस्ड EMF वी कैन राइट दिस इज गिवन एज द E1 इक्वल टू माइनस N1, दिस इज द d phi by dt if I am taking for the primary side। क्लियर है? सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर this will be minus N1
d by dt, I'll put the value of phi here. This become the phi m sine of omega t. Now take the differentiation. This become the minus n1. This is the phi m. This is the omega, and this is the cos of omega t. And further I can write the n1 phi m omega sine of omega t minus pi by 2. ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर कीजिए अभी. अब ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया, आप देखेंगे नाउ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लैग्स बिहाइंड दिस फ्लक्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ lags behind the flux by 90 degree. Very important point. Clear है? अब now if we want to get the maximum value of induced EMF, so we can get the E1 max. We can get the E1 max at the condition when the omega t is what equal to pi. Then we'll get pi by 2, then sin 90 gives 1. Okay, so E1 max will get in the condition when the omega t equal to pi. So from here I can say this E1 max will be equal to, is given as the n1 phi m and omega. And if I need to find the E1 RMS, यदि मुझे RMS वैल्यू निकालनी है तो I will write the E1 max divided by √2. So I'll put value here n1 phi m omega divided by √2. एलोबरेट करेंगे, n1 phi m omega लिखेंगे 2 pi f डिवाइड बाय √2. फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा E1 RMS इक्वल टू 4.44 n1 phi m and the f. So this is the EMF equation for the primary side, equation 1, or we can write the induced EMF for the secondary side. This is given, this induced EMF for the primary side we can write E1 RMS will be equal to 4.44 number of turns Bm An, and this is the F. Also we can write in this fashion the induced EMF in the primary side while considering this maximum value of the flux density and the net cross sectional area of the core. Clear है? ठीक है. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने EMF इक्वेशन निकाल लिया है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में. ठीक है, क्लियर है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जो EMF इक्वेशन निकाला, ध्यान रखेंगे वो RMS क्वांटिटी होता है, दैट इज द RMS क्वांटिटी. तो जो भी EMF इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का इज बेसिकली ये RMS क्वांटिटी. क्लियर है. ध्यान रखेगा एक्सप्रेशन क्या, 4.44 n1 phi m. n1 क्योंकि हमने लिया प्राइमरी साइड के लिए, तो n1 is the primary turns, phi m is the maximum value of flux, f is the supply frequency. Clear है. In the same fashion I can also write the induced EMF for secondary side. So I can write this will be given as E2 equal to, I can write here for secondary side, I can write here this is E2 equal to n2 phi m omega sin of omega t माइनस पाई बाई 2. ठीक है. तो जिस प्रकार से प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा था, उसी प्रकार सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल आल्सो लैग्स बिहाइंड द फ्लक्स बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री. ध्यान रखिएगा. सो बोथ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 and E2 will lags behind this core flux by an angle of 90 डिग्री. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तो इन दिस सेम फैशन आई कैन फाइंड द EMF इक्वेशन फॉर द सेकेंडरी साइड विल बी गिवन एज 4.44
N2 phi m and the F. So this is the equation for the secondary side of the transformer, EMF equation I can say, and or I can say this will be given as E2 RMS will be equal to 4.44 N2, this is BM, AN and the supply frequency in terms of the flux density and the net cross sectional area. Clear hai? So equation number 1, equation number 2 give the EMF equation of this transformer for the both the side, and remember this EMF equation, the EMF is the RMS quantity, which is very important. So now we'll take the ratio of equation number 2 and equation number 1. So if we'll take the ratio, equation number 2, equation number 1, equation number 2 is E2 RMS. So this E2 RMS to the E1 RMS will be equal to, this will be equal to N2 by N1, and if we neglect the impedance drop, then we can write this is given as the V2 by V1 equal to, in terms of current we can write I1 by I2, and this ratio we can define as the transformation ratio, which is given as the K. It's very, very important for the competitive examinations, right? So this is the detailed analysis of ideal and the non-ideal transformer.